स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अर्लियर जजमेंट है उसको रिकॉल किया गया, जिससे कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है उसको सर्व किया जा सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो आपको अर्लियर जजमेंट है जिसको रिकॉल किया गया है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। मई के मंथ के समय कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व है वो किया गया था कि कोई भी बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है जिसको इन्वायरमेंटल जो क्लियरेंस है बैक डेट के अंदर में या रेट्रोस्पेक्टिव वे के अंदर प्रोवाइड हुआ है, तो उसको ग्रोस इलीगलिटी के रूप से कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो था। उस बिल्डिंग का जो डिस्ट्रक्शन है उसको कैरी आउट करना है, क्योंकि ग्रोस इलीगलिटी के थ्रू उसका कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे हुआ। तो ये जो जजमेंट है वो कोर्ट के द्वारा मई के मंथ के समय डिलीवर किया गया। लेटर फेज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी सारी ऐसी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका इन्वायरमेंटल जो क्लियरेंस है वो बैकडेट के अंदर में उनको प्रोवाइड हुआ है और बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो हो चुका। तो कोर्ट का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो यही था। 2:1 से ये जजमेंट है वो डिलीवर हुआ है कि यहाँ पे जो करोड्स ऑफ मनी है उसका इन्वेस्टमेंट है वो हो चुका है उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि वो कम्प्लीटली जो मनी है उसका वेस्ट रहेगा अगर हम उसका जो डिस्ट्रक्शन है उसको कैरी आउट करते हैं। तो इस वजह से कोर्ट ने लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करते हुए अपना जो जजमेंट है उसको रिकॉल किया है, जिससे कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जिन बिल्डिंग्स को मिल चुका है वो यहाँ पे कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस में रह सके। अब जो ये रेट्रोस्पेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल्स के अंदर में मेंशन है? यस स्टूडेंट्स, आर्टिकल 20 को जब आप रीड करते हो तो वहाँ पे आप देखिए कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो क्रिमिनल का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग। सिविल केसेज के अंदर में तो रेट्रोस्पेक्टिव जो लॉ है उसको अलाउ किया गया है आर्टिकल 20 के थ्रू ही। बट रेट्रोस्पेक्टिव लॉ किसमें नहीं होना चाहिए? क्रिमिनल केसेस के अंदर में। सपोज कीजिए कि यहाँ पे किसी पर्सन के द्वारा किसी अदर पर्सन का मर्डर है वो कर दिया गया, कोई क्राइम कमिट हुआ है मर्डर का यहाँ पे, और उस समय जो लॉ है वो बताता है कि 5 ईयर का पनिशमेंट उनको मिलेगा, 5 ईयर का पनिशमेंट उनको यहाँ पे मिलेगा। अगर अब क्राइम के कमिट होने के बाद में जो लॉ है उसको चेंज किया जाता है बैक डेट के बेसिस के ऊपर में, तो जिस पर्सन ने वो क्राइम को कमिट किया है उनके ऊपर वो लॉ का जो एप्लीकेबिलिटी है वो नहीं रहेगा। यही है कि क्रिमिनल लॉज को आप बैक डेट के अंदर में चेंज है वो नहीं कर सकते, सिविल लॉज को आप चेंज कर सकते हो, तो ये यहाँ पे आर्टिकल 20 के अंदर में मेंशन है वो किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एसआईआर का जो ड्राइव है उसके बारे में है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ड्राइव जो काफ़ी सारे हमारे स्टेट्स के अंदर में, कुछ यूनियन टेरिटरीज के वहाँ पे भी इसको कैरी आउट है वो किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो केरल गवर्नमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा इसको अपोज किया गया है, तो केरल के द्वारा कोर्ट को अप्रोच किया गया। कोर्ट के अंदर में कहा है कि एसआईआर को आपको पोस्टपोन्ड है वो करना होगा केरल के अंदर में, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं, और जो आप देखिए कि बीएलओज हैं, बीएलओज का इम्पोर्टेंट वर्क हुआ करता है, गवर्नमेंट मशीनरी का एक इम्पोर्टेंट वर्क हुआ करता है एसआईआर का ड्राइव के रिगार्डिंग में। तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन के अंदर में भी उनका इंगेजमेंट है वो जरूरी है, उन्हीं की वजह से जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट होते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास में खुद का अपना कोई कैडर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है एवरी स्टेट के अंदर में। काफ़ी बार ये डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन का अपना जो कैडर है उसको डेवलप किया जाए। आप देखिए कि लार्जर लेवल के ऊपर ना किया जाए तो सम काइंड ऑफ यहाँ पे जो कैडर है उसका इस्टेब्लिशमेंट हो सके, क्योंकि स्टूडेंट्स समय समय पे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में जो एंगेज पर्सन है, उनका जो मेन वर्क है, जो उनका मेन जॉब है उसमें इम्पैक्ट हुआ करता है। जैसे कि हम एजुकेशन के रिगार्डिंग में रीड करते हैं कि टीचर्स को इलेक्शन कमीशन ने अपना ड्यूटीज के अंदर में लगा दिया गया है। तब आप देखिए कि उनका जो स्कूल के अंदर में जो उनको लेक्चर डिलीवर करना था उसको यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। काफ़ी बार इलेक्शन प्रोसेस की वजह से आप देखिए कि जो स्कूल का जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे काउंटिंग सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट होना, कॉलेज का काउंटिंग सेंटर बना दिया जाना, तो उस दौरान में भी आपको जो वो जो मेन डोमेन है उसके अंदर इम्पैक्ट है वो मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नक्सल मूवमेंट के रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनका एक टारगेट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का टारगेट क्या है कि जो 30 मार्च है, 31 मार्च का जो डे है, 31 मार्च है कब का? 2026 का।
तो ये टारगेट रखा गया है कि नक्सलिज्म को हमें कंप्लीटली वे के अंदर में एलिमिनेट है वो करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टॉप लीडर है नक्सल मूवमेंट के, हिडम्बा उनका नेम है, जिन्होंने अर्लियर फेज के अंदर में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हैं उनके अगेंस्ट में अटैक को कैरी आउट किया था। उसके मास्टरमाइंड है वो हुआ करते थे, चाहे वो 2010 का अटैक हो या 2013 का अटैक। तो स्टूडेंट्स जो हिडिम्बा हैं उनको यहाँ पे एलिमिनेट है वो कर दिया गया है। उनके एसोसिएटेड जो पर्सन हैं, उनका वाइफ है और कुछ और लोग हैं, उनका भी यहाँ पे एलिमिनेशन है वो हुआ है। आंध्र प्रदेश के वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, अल्लूरी सीतारामा राजू डिस्ट्रिक्ट है, जो कि एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हुआ करते थे हमारे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में। उनको मन्यम वेरुडू के नाम से भी हम जानते हैं, रंपा रिबेलियन के वो लीडर हुआ करते थे। मन्यम वेरुडू का मीनिंग क्या है? मन्यम वेरुडू का मीनिंग यही है कि जो फॉरेस्ट के हीरो के रूप से उनको कंसिडर हैं वो करते हैं। किसके हीरो के रूप से? फॉरेस्ट के हीरो के रूप से। तो उनके उनके नेम के ऊपर में वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो रखा गया है। लूडी सीतारमा राजू हैं, वहाँ पे इनको एलिमिनेट है वो किया। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको जो हमारा जो सिक्योरिटी विंग्स हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ग्रे हाउंड नाम का एक सिक्योरिटी विंग है जो कि आंध्र प्रदेश का एक सेपरेट विंग है जो नक्सल मूवमेंट को डील करता है। आंध्र प्रदेश का एक सेपरेट विंग है जिसको कि 1989 के समय के एस व्यास नाम के जो आईपीएस ऑफिसर हैं जिनके द्वारा इसको सेटअप किया गया था। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का रीजन है वहाँ पे आपको बस्तरिया बटालियन आपको मिलेगा। कोबरा भी आप देखिए कि एक स्पेशल जो यहाँ पे यूनिट है जो कि नक्सल मूवमेंट को ही एलिमिनेट करने के रिगार्डिंग में एग्जिस्ट है वो किया करती है। अभी नक्सल मूवमेंट को इंडिया का बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट के रूप से हम कंसिडर किया करते थे, क्योंकि उस समय में हमारे रेड कॉरिडोर के अंदर में काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसके पार्ट हुआ करते थे। रेड कॉरिडोर है वो क्या है? हमारा जो कंट्री का ये जो सेंट्रल पार्ट है जिसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का भी जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है वो इसका पार्ट है वो हुआ करता है। और कुछ अदर स्टेट्स के अंदर में भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं जो नक्सल मूवमेंट के रिगार्डिंग में इमर्ज हैं वो हुए थे। इन सभी एरियाज को हम रेड कॉरिडोर के रूप से कंसिडर हैं वो किया करते थे। ऐसा ऐसा कोई भी टेरिटोरियल एरिया जहाँ पे नक्सल मूवमेंट के रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस है, वहाँ का जो लोग हैं वो रेडिकलाइज है नक्सल मूवमेंट का आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। और स्टेट के अगेंस्ट में जो वेपन है, जो आप देखिए कि जो वायलेंस है उसको वो कैरी आउट करते हैं। तो उसको उन सब एरियाज को यहाँ पे रेड कॉरिडोर का जो पार्ट है वो बताया गया था। तो ये नक्सल मूवमेंट है, बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट है, ये हुआ करता था। ओवर द ईयर्स क्या हुआ है रेड कॉरिडोर के रिगार्डिंग में, जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं और अब प्रेजेंट समय में काफ़ी कम डिस्ट्रिक्ट हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं इस कॉरिडोर के अंदर। नेक्स्ट आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा भी इनिशिएटिव काफ़ी सारे चलाए गए हैं जिसमें वहाँ के लोगों को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो। ये भी कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आपको नक्सल मूवमेंट का जो कार्डर है उसके अंदर में आपको डिक्लाइन है वो मिलेगा कि लोग उसको ज्वाइन नहीं करते हैं। अर्लियर फेज में जो नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड जो पर्सन हैं, जिसमें आप देखिए कि काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। बाद में आपको मिलेगा कि फोर्सफुली वे के अंदर में भी हर एक फैमिली से एक चिल्ड्रन है जिसको कि नक्सलाइट जो लोग हैं अपने काडर के अंदर में रिक्रूट हैं वो किया करते थे। अगर आपको नक्सल मूवमेंट के बारे में बेटर वे में रीड करना है, मोर अंडरस्टैंडिंग को कैरी आउट करना है, तो राहुल पंडिता का एक बुक है हेलो बस्तर के नाम से, आप उसको कभी अपने फ्री टाइम के लिए रीड कर सकते हो। नंदनी सुंदर का भी एक बुक है बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट है, जो भी नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड वहाँ का जो सिचुएशन है उसको बताता है। नेक्स्ट आप देखिए कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किसके रिगार्डिंग में था? ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से, कि ह्यूमन और एनिमल का जो कन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक जो डिजास्टर्स है वो क्लियर किया जाए। इस कन्फ्लिक्ट को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर के रूप से तो क्लियर है वो किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो केरल स्टेट है, केरल स्टेट के द्वारा तो इसको डिजास्टर के रूप से ऑलरेडी कंसिडर है वो कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है एक नया प्रपोजल है वो ला सकते हैं, जो हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके थ्रू। प्रपोजल क्या रहेगा कि ह्यूमन और एनिमल का या एनिमल का कन्फ्लिक्ट की वजह से जो क्रॉप का जो लॉस हुआ है उसके रिगार्डिंग में उनको जो कंपनसेट है वो किया जा सके फसल बीमा योजना के थ्रू। जो डिस्ट्रॉयड एरिया है उसको कवर है वो किया जा सके उस क्रॉप लॉस को वहाँ पे।
तो स्टूडेंट्स ये फसल बीमा योजना के बारे में है। केरल ने इसको डिजास्टर के रूप से डिक्लेयर है वो किया था। अब आप देखिए कि इसका बेनिफिट है वो क्या रहेगा। बेनिफिट हमारे काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एनिमल्स का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से क्रॉप डैमेज है वो देखने के लिए मिलती है। चाहे वो उड़ीसा का एरिया हो, चाहे वो उड़ीसा का एरिया हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का एरिया हो, या झारखंड का एरिया हो, या हमारा महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है। ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे जो एनिमल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से क्रॉप का डैमेज है वो हुआ करता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो नियर बाई द एग्रीकल्चर फील्ड के नियर बाई एरियाज में एग्जिस्ट हैं वो किया करते हैं। तो स्टूडेंट्स फसल बीमा योजना के अंडर में एक लोकलाइज रिस्क कैटेगरी हुआ करता है। विद इन द 74 आवर्स के दौरान में जो फार्मर है वो ऐप के थ्रू वहाँ पे जियो टैग करते हुए उसको नोटिफाई करेगा कि यहाँ पे क्रॉप का डैमेज हुआ है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है वो हुआ है। और उसको आप देखिए कि फिर कंसिडर किया करते हैं, इंश्योरेंस उसको वहाँ पे दिया जाएगा, उसको कवर है वो किया। साइबर स्लेवरी है वो क्या है कि फोर्सफुली किसी पर्सन को इंगेज है वो कर दिया जाए इस स्लेवरी का जो एक्टिविटी है, ये जो साइबर फ्रॉड का जो एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग। एक पर्सन है जो कि एक मास्टरमाइंड थे जो सेंड किया करते थे इंडियन लोगों को यहाँ पे जो म्यांमार है, थाईलैंड का एरिया है, लाओस कंबोडिया का एरिया है वहाँ पे, या कुछ अदर जो कंट्रीज हैं जहाँ पे साइबर फ्रॉड के जो सेंटर्स एग्जिस्ट किया करते हैं उसके लिए वो सेंड करते थे, उनको अरेस्ट किया गया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर नाम से एक विंग है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। वो तो आप देखिए कि इसको साइबर स्लेवरी है लास्ट 1-2 ईयर बिफोर ही इसको कंसिडर है वो किया करते थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसको साइबर स्लेवरी क्यों कंसिडर करते हैं। हमारा जीएस पेपर 3 के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि साइबर स्लेवरी जो साइबर फ्रॉड इंक्रीज हुआ है उसको हम कैसे यहाँ पे टैकल करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के अंदर में हम साइबर फ्रॉड को भी कंसिडर करते हैं। साइबर फ्रॉड भी आप देखिए कि सिक्योरिटी को एक रिस्क वो प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी के लिए वन काइंड ऑफ रिस्क है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए साइबर, अगर हम बात करें हमारे कंट्री के अंदर में क्यों यहाँ पे मोर साइबर फ्रॉड के जो केसेज हैं वो आपको मिलेंगे। एक तो आप देखिए कि लोगों के पास में जो डिजिटल एजुकेशन है उसका काफ़ी कमी है। लोगों के पास में मोबाइल का प्रेजेंस है पर डिजिटल एजुकेशन को अगर हम कंसिडर करें तो वो काफ़ी कम है। सेकंड आप देखिए कि जो मोबाइल फ़ोन्स यूज किए जाते हैं, जो यहाँ पे इक्विपमेंट उनके द्वारा यूज किए जाते हैं उसके अंदर में प्रॉपर सिक्योरिटी है वो ना होना, प्रॉपर लोगों को पता ना होना कि कौन सा यहाँ पे फ्रॉड लिंक का एग्जिस्टेंस है, कौन से जो पेजेज हैं, कौन से जो वेबसाइट्स हैं वो बेटर हैं, जो क्लियर हैं, ये इसके बारे में जानकारी ना होना। तो डिजिटल एजुकेशन के अंदर में कमी होना एक ये यहाँ पे रीजन है। साइबर सेफ्टी के बारे में जानकारी ना, हमारे यहाँ पे जो एजेंसीज इसके रिगार्डिंग में वर्क किया करती हैं उनका स्लो, आप देखिए कि स्लो लेवल के ऊपर में कोई भी क्राइम अगर कमिट होता है तो उसके रिगार्डिंग में जो डिसीजंस लेना, स्लो वे के अंदर में उसको इम्प्लीमेंट करना, तो ऐसे काफ़ी सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से हमारे कंट्री में साइबर फ्रॉड का जो एग्जिस्टेंस है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल शिफ्ट के बारे में बताया गया है हमारे एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से। ये न्यूज है कि अक्टूबर मंथ के जो एक्सपोर्ट के जो डाटाज हैं वो आए हैं, वो बताते हैं कि हमारा जो ट्रेड जो है वो डेफिसिट सिचुएशन में है। ट्रेड डेफिसिट सिचुएशन में है, डेट मीन्स कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी कम है इंपोर्ट के कंपैरिजन के अंदर में। मोर इंपोर्ट हम कैरी आउट करते हैं। मेजरली इम्पैक्ट किस वजह से हुआ है, मेजरली इसका जो आपको किस वजह से मिलेगा स्टूडेंट्स, यूएसए के द्वारा हमारे कंट्री के ऊपर में आप देखिए कि 50% का जो टैरिफ को इम्पोज किया गया, तो टैरिफ यहाँ पे एक मेजर रीजन इमर्ज हुआ है जिसकी वजह से इस तरीके से एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में जो डिक्लाइन आपको मिलेगा, मोर इम्पोर्ट आपको मिलेगा। एक्सपोर्ट का डिक्लाइन का एक रीजन ये भी है क्योंकि हमारा यूएस मेन डेस्टिनेशन हुआ करता था, वहीं पे ही 50% टैरिफ इम्पोज हुआ तो हमारा प्रोडक्ट है वो लेस वहाँ पे पेनिट्रेट करेगा मार्केट के अंदर में। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे डेफिसिट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो एक शिफ्ट करने का ज़रूरत है, हमें भी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, किसी एक डेस्टिनेशन के ऊपर हम डिपेंड है वो ना करें। एक्सेसिव डिपेंडेंसी है वो इस तरीके से हार्म है वो किया करती। जीएस पेपर 3 के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेड को हम कैसे डाइवर्सिफाई करें।
डिफरेंट डिफरेंट जो मिनी लेटरल्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। अफ्रीका का पॉपुलेशन भी एक इंक्रीजिंग फेज के अंदर में है, तो अफ्रीकन कंट्रीज से हम एंगेजमेंट को कैरी आउट करें। और मिनी लेटरल जो छोटे छोटे कंट्रीज के साथ में बायलेटरल रिलेशंस को अगर हम बूस्ट करेंगे, 2-3 कंट्रीज का जो ग्रुप है, तो वो यहाँ पे एक मेजर जो डेस्टिनेशन है उसके रूप से या मेजर ऑप्शन के रूप से इमर्ज है वो हो सकता है। नेक्स्ट आप देखिए कि सोनभद्रा के बारे में है। सोनभद्रा के वहाँ पे क्या हुआ है। सोनभद्रा के वहाँ पे माइंस के अंदर में कोलैप्स हुआ है, हमारे वर्कर्स का जो डेथ है वो हुआ है। सोनभद्र जो कि बेसिकली एनर्जी कैपिटल के रूप से जिसको हम कंसिडर किया करते हैं, जिसके कंपैरिजन के अंदर में इस एडिटोरियल में बताया गया कि जो हाफ ऑफ द तमिलनाडु है उतना जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है, जितना हाफ ऑफ द तमिलनाडु का डिमांड है वो सोनभद्र के वहाँ से प्रोड्यूस होती है। डेट मीन्स कि उसका कैपेसिटी है वो बताया गया है कि 6000 जो मेगावाट है, 6000 मेगावाट कोल बेस्ड जो प्लांट है, 6000 मेगावाट कोल बेस्ड जो प्लांट है, कोल बेस्ड प्लांट है, उनका प्रेजेंस सोनभद्र में होना। उत्तर प्रदेश में ये सिचुएटेड है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है ये डिस्ट्रिक्ट। बट आप देखिएगा माइनिंग के रिगार्डिंग में रिच है, माइनिंग मिनरल्स का प्रेजेंस है वहाँ पे, एनर्जी के रूप से ये कैपिटल के रूप से एग्जिस्ट किया करता है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो माइनिंग एक्टिविटी है उसमें सेफ्टी का जो कंडीशंस है वो नहीं है। हमारे काफ़ी सारे आप देखें कि जो बेटर माइंड्स हैं जो माइनिंग सेक्टर के अंदर में, इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस हमारी कंट्री में एस्टेब्लिश है धनबाद के अंदर में। तो उसके उसके जो बेटर माइंड्स हैं उनको हम यूज करें, जिससे कि हमारा जो फ्रेजाइल अगर कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन है वहाँ पे भी हम प्रॉपर वे के अंदर माइनिंग को कर सकें। माइनिंग के अंदर में वर्कर्स का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको अगर हम इंश्योर कर सकें, तो ये हमें अगर करना है तो पॉलिटिकल विल को भी कैरी आउट करना होगा। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बेटर स्टूडेंट्स हैं, उनको आप यहाँ पे यूज हैं वो कर सकते हैं। स्टूडेंट तमिलनाडु स्पेसिफिक ये आर्टिकल है, बट यहाँ पे ओवरऑल इंडिया का जो सीरियल्स की रिगार्डिंग में जो मैस है, मैस किस तरीके से कि टू मच हमारा जो फूड का जो कंजप्शन है वो सीरियल ओरिएंटेड आपको मिलेगा, कि हम जो पैडी है, जो राइस है, उनका कंज्यूम है वो किया करते हैं। तो कैसे हम इसको यहाँ पे चेंज है वो कर सकें, तो चेंज के रिगार्डिंग में बताया गया कि राइस और व्हीट जो है, राइस प्लस में व्हीट जो है, वो तो आप देखिए कि हमारा सरप्लस नंबर्स के अंदर में है, काफ़ी लार्जर लेवल के ऊपर प्रोक्योरमेंट है वो किया जाता है। बट जो पल्सेज हैं, जो दाल हैं, वो हम आप देखिए कि प्रोटीन के डिमांड के लिए, क्योंकि मैक्सिमम कंट्री है वो वेजिटेरियन डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट बेस्ड जो हमारा मेजर सोर्स है यहाँ पे प्रोटीन के रिगार्डिंग में। तो जो पल्सेज है वो आप देखिए कि लार्जर हम प्रोड्यूसर हैं, फिर भी हमारा जो इम्पोर्ट है वो इंक्रीजिंग फेज के अंदर में है, क्योंकि हमारा कंट्री का जो कंजप्शन है उतना हम प्रोड्यूस है वो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि ये तो पल्सेज के बारे में हुआ, लार्जर प्रोड्यूसर होने के बाद में भी हम इंपोर्ट करते हैं। ऑयल सीड्स के पर्सपेक्टिव से भी है कि जो ऑयल है उसका भी हम इंपोर्ट करते हैं। जब रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हुआ था तो हमारे ऑयल ऑयल जो डिमांड है उसमें डिस्टरबेंस वो देखने के लिए मिला था। तो हमें हमारी क्रॉप है उसको डाइवर्सिफाई करने का ज़रूरत है। क्रॉप को हम डाइवर्सिफाई करें, उन एरियाज़ के अंदर में क्रॉप का प्लांटिंग है उसको इंक्रीज करें, जिससे कि हमारा जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके। जो डाइट है, जो सीरियल ओरिएंटेड जो डाइट है उसको भी डाइवर्सिफाई करने का ज़रूरत है, जिससे कि हमारा जो मिनरल सिक्योरिटी है, जो असेंशियल मिनरल्स का रिक्वायरमेंट है बॉडी बिल्डिंग के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे इंश्योर है वो हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ग्लोबल हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है, ग्लोबल जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसके बारे में है। ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर में आप देखिए कि मेंशन ये किया गया है कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट निकलता है। रिपोर्ट निकलता है वेल बीइंग रिसर्च सेंटर है, वेल बीइंग रिसर्च सेंटर। और इंडिया का जो रैंकिंग है वो एक काफ़ी लो नंबर के ऊपर में आपको यहाँ पे मिलेगा। जो टॉप कंट्रीज हैं वो तो आप देखिए कि फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन है। इंडिया का जो रैंकिंग है वो 180 नंबर्स के ऊपर में है, और आप देखिए कि पाकिस्तान का रैंकिंग इंडिया से हायर रैंक के ऊपर में है। तो क्वेश्चन को शो करता है कि पाकिस्तान जो कि आईएमएफ के ऊपर में डिपेंड है, अपना जो बेल आउट है उन सभी के रिगार्डिंग में, एक तरफ इंडिया है जो कंटिन्यूस यहाँ पे प्रोग्रेस के अंदर में है, फिर भी इस रिपोर्ट के अंदर में जो हमारा जो रैंकिंग है वो कम क्यों है।
फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम के लिए आपको जो पैरामीटर पता होना चाहिए जिनको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, एक पैरामीटर है जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा यहाँ पे पैरामीटर है। सोशल सपोर्ट यहाँ पे एक पैरामीटर है, जीडीपी पर कैपिटा यहाँ पे एक पैरामीटर है। सेकंड आप देखिए कि सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। फ्रीडम है, फोर्थ आप देखिए कि फ्रीडम है। फिर जेनरोसिटी है, 50 यहाँ पे जेनरोसिटी है। और सिक्स्थ आप देखिए कि करप्शन परसेप्शन है। तो इन सब पैरामीटर्स में हमें इम्प्रूव करना होगा अगर हमारी रैंकिंग को हमें इम्प्रूव करना है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको मेन कंसिडरेशन में रखना होगा। 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में है। फाइनेंस कमीशन जो कि आर्टिकल 280 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट हुआ करता है समय समय पे, जो कि सेंटर स्टेट के बीच में जो डिवोल्यूशन है उसको कैरी आउट है वो किया जा सके। तो स्टूडेंट्स लोकल बॉडीज का क्या एक्सपेक्टेशन है? लोकल बॉडीज का एक्सपेक्टेशन यही है कि बेटर रिकमेंडेशन है वो किया जाए। यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है मेन कंसीडर करे। लोकल बॉडीज आप देखिए कि एक इम्पोर्टेंट एरिया के रूप से भी इमर्ज हुए हैं। कैसे इम्पोर्टेंट इमर्ज हुए हैं? क्योंकि हमारा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप देखिए कि 29 सब्जेक्ट्स हैं वो दिए गए हैं। अर्बन लोकल बॉडीज को यहाँ पे 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, बट उनका खुद का जो रिवेन्यू है, खुद का जो फंड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डिवोल्यूशन है उसको इंश्योर किया जाए स्टेट का फंड से, सेंटर के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इंश्योर हो सकें। लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके रिगार्डिंग में 2013 के समय हमने बांग्लादेश के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को साइन किया था, जिसको कि 2016 के समय में हमने अमेंड है वो किया। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर में बताया गया है कि कोई भी पॉलिटिकल नेचर का अगर एक्स्ट्राडिशन है तो उसको डिनाई भी किया जा सकता है कंट्री के द्वारा। बांग्लादेश ने आप देखिए किसी ट्रीटी के थ्रू 2015 के समय एक उल्फा के जो लीडर हैं उसको इंडिया को एक्स्ट्राडिट है वो किया था 2015 के समय में। अब यहाँ पे जो फॉर्मर पीएम है बांग्लादेश का शेख हसीना जो कि इंडिया के अंदर में है, उनके रिगार्डिंग में इंडिया के पास में काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं जिसको कि वो एक्सरसाइज हैं वो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम के लिए और आपको क्या पता होना चाहिए? आपको जानकारी होना चाहिए कि अभी बांग्लादेश के द्वारा ऑफिशियली वे में किसी तरीके का जो रिक्वेस्ट है वो नहीं किया गया है एक्स्ट्राडिशन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के पर्सपेक्टिव से है कि एंटीबायोटिक्स को रेगुलेट करने के रिगार्डिंग में एक जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया। एंटीबायोटिक्स का जो यूज है उसको रेगुलेट है वो किया जा सके। अर्लियर फेज के अंदर में भी रेड लाइन इनिशिएटिव चलाया गया था। डबल रेड लाइन आपको मिला करती थी कि वो एंटीबायोटिक्स उनका यूज जब ही करना है जब डॉक्टर के द्वारा उनको प्रेस्क्राइब है वो किया जाए। और एएमआर का जो इश्यू है, एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे डील है वो कर सके। डिजिटल डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जो रूल्स हैं जिसमें डिसेबल जो पर्सन हैं उनके लिए सेपरेट यहाँ पे जो सेक्शन है वो बताया गया है इन रूल्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स अब देखिए कि यूएस के बाद में, सिंगापुर के बाद में, सॉरी, यूरोपियन यूनियन है, सिंगापुर है और उसके बाद में इंडिया है, वो थर्ड कंट्री है जिन्होंने पर्सनल जो डिजिटल डाटाज हैं उनको यहाँ पे कंसिडर किया है। इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के विजिट के लिए आएंगे जहां पे ब्रह्मोस की रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो रहेगा। ब्रह्मोस जो कि एक मिसाइल है जिसका यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया कर सके, तो उसकी रिगार्डिंग में भी जो डिस्कशन है वो रहेगा। कुछ चिल्ड्रंस को रेस्क्यू किया गया है तो उसके बारे में है। बचपन बचाओ आंदोलन के हमारे एक पर्सन थे, 2015 के समय उनको नोबेल पीस प्राइज है वो मिल चुका है, कैलाश सत्यार्थी जी हैं वो। तो चिल्ड्रंस का रेस्क्यू है। वैसे भी आप देखिए कि चिल्ड्रंस को किसी भी तरीके का एक्टिविटी में नहीं होना चाहिए। उनको उनका जो लाइफ है जो 18 ईयर है मिनिमम, वो कम्प्लीटली एजुकेशन के रिगार्डिंग में होना चाहिए जिससे कि ह्यूमन कैपिटल है उसका बूस्ट है वो हो सके कंट्री के अंदर। यूएस का जो सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग है, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का बेटर परफॉर्मेंस वो रहा है उसके बारे में मेंशन है। रशियन जो लीडर हैं जो आने वाले समय के लिए इंडिया के विजिट के लिए आएंगे, तो उसी से पहले आप देखिए कि प्रिपरेशन को बताया गया है। यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया जाएगा उसका यहाँ पे मेंशन है। और स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट में जो डिक्लाइन हुआ है उसका मेंशन है। अक्टूबर मंथ के समय जो हमारा टेक्सटाइल है, अपीयरल का जो एक्सपोर्ट है उसमें शार्प डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिला। यूएस का जो 50% टैरिफ है उसका एक मेन रीजन है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स बेसिकली आप देखिए कि जो जनरल कैटेगरी के जो पर्सन्स हैं, स्टैंड अप किन के लिए थे, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं, जो वुमेन्स हैं, उनके रिगार्डिंग में जो ओरिएंटेड जो यहाँ पे जो एंटरप्राइज का जो डेवलपमेंट था उसको हम स्टैंड अप के रूप से कंसिडर किया करते थे। अब ये स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स बेसिकली स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट किया करते थे जब ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया 2015-16 के समय में। प्री बजट डिस्कशन किया गया है कि कैसे जो स्टार्टअप्स हैं उनको हम यहाँ पे बेटर बूस्ट है वो कर सके। फिर अगर हम बात करें वेस्ट बैंक के बारे में है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। नॉर्दर्न कोरिया के बारे में है यहाँ पे। नॉर्दर्न कोरिया ने जो यूएस एंड सदर्न कोरिया का जो डील है उसके रिगार्डिंग में अपना ऑब्जेक्शन है वो किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में है जो एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो आप देखिए कि जो पाकिस्तान का जो कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो नहीं है। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के अंदर में जो पाकिस्तान ने वहाँ पे कुछ किलिंग्स है उनको कैरी आउट किया है। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है फ्यूचर ऑफ गाजा के लिए उसका अप्रूवल है वो यहाँ पे किया है, उसका अप्रूवल यहाँ पे कर दिया गया है। और सऊदी के जो लीडर हैं जो कि यूएस के लिए गए हैं वहाँ पे डिफेंस एंड न्यूक्लियर टॉक्स हैं वो मेन डोमेन है जिसको किया गया है उनके। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।